हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इसका वेटेज 4 मार्क्स का है। इस चैप्टर का वेटेज कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा चैप्टर है, आपको उसको ध्यान से पढ़ना है। अब हम बात कर रहे हैं व्हाट मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या है उसकी बात कर रहे हैं। इसको पढ़ने से पहले 2-4 टर्म्स हम और स्टडी करते हैं जिससे आप इजीली ये समझ पाओगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या। देखो अब हम बात करें साल्ट की। एक्चुअल में साल्ट हमारा दो तरह का हो सकता है, एक होता है सिंपल साल्ट, एक होता है एडिशन और मॉलिक्यूलर साल्ट। सिंपल साल्ट का क्या मतलब है? एसिड और बेस को मिक्स करने पर क्या फॉर्म होता है? एक साल्ट फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल साल्ट। जैसे अगर मैं बात करूं बेस इज NaOH and acid HCl to form NaCl plus H2O, that is the simple salt। ये तो क्या हो गया आपका सिंपल साल्ट। लेकिन अब हम जो सेकंड टाइप का साल्ट स्टडी करने वाले हैं दैट इज एडिशन कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड। इसको हम कौन सा साल्ट कहते हैं बेटा? मिक्स्ड साल्ट कहते हैं। हमारी जो स्टडी होती है वो होती है मिक्स साल्ट। इसको हम एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कहते हैं, एडिशन ऑब्लिक मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब हम देखते हैं एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड का मतलब क्या है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं और इसी से आगे हम किसकी स्टडी करेंगे बेटा? इसको स्टडी करने के बाद हमको ये पता पड़ेगा एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या। देखो मिक्स्ड साल्ट का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक साल्ट को मिलाने से जो साल्ट फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड साल्ट। इसका मतलब हम कह सकते हैं 2 और मोर साल्ट मिक्स्ड। 2 या 2 से अधिक कंपाउंड को मिक्स करने से एंड evaporate them और इन्हें क्या करें बेटा? evaporate करें यानी कि उसको हीट अप करें and those substances formed is called मिक्स्ड साल्ट। यानी कि 2 या 2 से अधिक साल्ट को मिक्स करने पर जो आपका कंपाउंड फॉर्म होता है एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड या फिर आप इसको मिक्स्ड साल्ट कह सकते हो। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, आपने क्लास 11th में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा फिटकर यानी पोटाशियम के फॉर्मेशन का। पोटाशियम का जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें कौन कौन से साल्ट होते हैं बेटा? एक तो पोटेशियम सल्फेट होता है, K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस। यहाँ पर हम 2 साल्ट को मिक्स करते हैं, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, और कुछ वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। आपको पता होगा भाई, आपने एक्सपेरिमेंट किया भी है। इनको मिक्स करने पर, 2 साल्ट को मिक्स करने पर एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है दैट इज एडिशन कंपाउंड। ये कंपाउंड बनेगा K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, दैट इज कॉल्ड एलम। तो ये क्या होगा? आपका एक मिक्स्ड साल्ट होगा। यहाँ पर 2 साल्ट को मिक्स करने के बाद एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड एलम। अगर हम बात करें फेरस अमोनियम सल्फेट यानी कि जैसे मोहर साल्ट, आपने पढ़ा होगा बेटा FeSO4 प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4 दैट इज अमोनियम सल्फेट प्लस 6H2O। इसको मिक्स करने पर एक जो हमारा साल्ट फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड मोहर साल्ट। और मोहर साल्ट क्या होता है आपका? एडिशन कंपाउंड। क्या बनेगा? FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 .6H2O, दैट इज कॉल्ड मोहर साल्ट। ये क्या होता है आपका? मोहर साल्ट होता है। इसको क्या कहते हैं? मिक्स्ड साल्ट कहते हैं या फिर हम इसको एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड कह सकते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। हमने एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट इज डबल साल्ट एंड सेकंड इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ मिक्स्ड साल्ट। इसके बाद करेंगे भाई हम टाइप ऑफ मिक्स्ड साल्ट। मिक्स्ड साल्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है हमारा डबल साल्ट और एक होता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम देखते हैं एक्चुअल में इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है और डबल साल्ट क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो डबल साल्ट एक ऐसा मॉलिक्यूलर कंपाउंड है जिसको आप वाटर में डिसॉल्व करो तो वो अपने कंस्टिट्यूएंट आयन से ब्रेक हो जाता है। यानी कि हम लिख सकते हैं विच साल्ट break into constituent ions on dissolving in water। यानी कि ऐसा साल्ट जिसको आप वाटर में मिक्स करो तो वो अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में पूरी तरह से ब्रेक हो जाए, कंप्लीटली ब्रेक हो जाए, दैट इज कॉल्ड डबल साल्ट। जैसे इससे हम एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करें, अगर हम बात करें FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O, अगर इसको हम वाटर में इंट्रोड्यूस कराएंगे तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयन से ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक हो जाएगा Fe+2 प्लस 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 6H2O। इस तरह से कंस्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक होना, बात समझ में, कैटायन एनायन में पूरी तरह से ब्रेक होना ही क्या कहलाता है, आपका डबल साल्ट कहलाता है। ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं आपके, डबल साल्ट। चलो एक एग्जांपल, इस तरह से कई सारे एग्जांपल लिख सकते हैं आप। एक आप किसका ले सकते हो बेटा, फिटकरी का एग्जांपल ले सकते हो। ये ऐसे कंपाउंड है जो अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में पूरी तरह से ब्रेक हो जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे कहते हैं भाई। देखो विच साल्ट does not completely break down into constituent ions, यानी कि on dissolution in water, यानी कि ये आपके ऐसे कंपाउंड हैं जिन्हें आप वाटर में डिसॉल्व करो तो ये अपने आयंस में पूरी तरह से कंप्लीटली ब्रेक नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल साल्ट वाले कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व करने पर पूरी तरह से ब्रेक हो जाते थे, लेकिन ये कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व करने पर पूरी तरह से ब्रेक नहीं होते हैं। आओ एक दो एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया FeCN का होल ट्वाइस, एक साल्ट ये लिया है भाई, प्लस एक, चलो मैं सिंपल डबल साल्ट लेता हूँ FeCN का होल ट्वाइस .4KCl। ये क्या ले लिया मैंने, एक मिक्स्ड साल्ट है, एडिशन मॉलिक्यूल ले लिया। अगर मैं इसको सिंपल लिखूं तो मैं इसको सिंपल ये लिख सकता हूँ K4FeCN का होल 4। बात समझ में आ रही है? इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, और अगर इसको मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूँ तो इट्स ब्रेक इनटू कंस्टिट्यूएंट आयन। अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूँगा, एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करूँगा तो ये किसमें ब्रेक हो जाएगा बेटा, K4 के पॉजिटिव प्लस FeCN का होल 6 आएगा। सॉरी बेटा, ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 और 4 मिलकर क्या हो जाएगा, होल 6 4 नेगेटिव। अब यहाँ पर देखो, क्या ये वाला साल्ट अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ है। ये कैटायन में ब्रेक हुआ है और ये पूरा का पूरा एट इट इज सेम एनायन हो गया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं बेटा, ये तो हमारा एनायन हो गया। और इस तरह से हमारा पूरा जो कंपाउंड फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। इसे क्या कहते हैं बेटा, हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। ये क्या है आपका, ये जो पूरा जो ब्रैकेट में क्लोज है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। इस तरह का जो आयन होता है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। बात समझ में आ रही है? ये पूरी तरह से कंस्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक नहीं हुआ है तो उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश कर लेते हैं बेटा इसे हम। सपोज दैट CuCN प्लस AgCl, यानी कि हमने दो साल्ट मिक्स किए तो हमारा बना आपका CuAgCN का होल ट्वाइस। बात समझ में आ रही है? इसको जैसे ही मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो इट्स ब्रेक इनटू Cu पॉजिटिव प्लस AgCN का होल ट्वाइस नेगेटिव। यहाँ तक बात समझ में आ गई? Cu पॉजिटिव AgCN का होल ट्वाइस नेगेटिव। तो ये क्या बन गया बेटा हमारा, ये भी क्या बना है आपका, कॉम्प्लेक्स यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्योंकि ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयन पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पर इसको क्या कहेंगे बेटा हम, दैट इज कॉम्प्लेक्स आयन। ये क्या हो गया आपका, एक कॉम्प्लेक्स आयन हो गया।
यहाँ तक आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई होगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किससे कहते हैं बेटा? जिन्हें हम वाटर में डिसॉल्व करें और जो अपनी प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से लॉस नहीं करते हैं, यानी कि वो पूरी तरह से कैटायन एनायन में ब्रेक नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आपको चीज समझ में आ गई होगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या बनता है? एक आपका कॉम्प्लेक्स आयन बनता है। आओ अब हम देखते हैं एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं उनकी हम स्टडी करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा 4 टाइप का होता है। वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखो भी, फर्स्ट होता है हमारा सिंपल कैटायन, फर्स्ट होता है हमारा सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। एक कौन सा होता है भाई? आपका ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है जिसमें एक सिंपल क्या हो, कैटायन तो सिंपल हो, लेकिन जो एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज हो क्या हो आपका, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में हो। जैसे आप देख सकते हो K4FeCN का होल 6। अगर आप इसको कंस्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, 4K पॉजिटिव प्लस FeCN का होल 6 4 नेगेटिव। तो ये जो एनायन है वो क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स है। ये एनायन एक है आपका कॉम्प्लेक्स है, और ये जो K4 पॉजिटिव है तो क्या है आपका, सिंपल कैटायन। तो आपका पहला टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये हो सकता है, सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। बात समझ में आ गई। सेकंड टाइप की हम बात करें, कॉम्प्लेक्स कैटायन। यानी कि जो कैटायन हो वो क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, लेकिन एनायन क्या हो, सिंपल एनायन, सिंपल एनायन। एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करें अगर हम, तो हम सिंपल ये कह सकते हैं भाई CuNH3 का होल 4 SO4। एक ये हम एग्जांपल ले सकते हैं CuNH3 का होल 4 SO4। जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये बेटा किस में ब्रेक हो जाएगा, CuNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब यहाँ पर देख रहे हो आप, ये जो कैटायन आ रहा है ये क्या आ रहा है आपका, कॉम्प्लेक्स है। तो पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन होता है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैटायन हो गया, और फिर ये क्या हो गया, सिंपल एनायन हो गया। इस तरह का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा दैट इज कॉल्ड सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन। थर्ड टाइप का होता है बेटा हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। यहाँ पर कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं हम PTNH3 का होल 4, एक तो ये ले सकते हैं PTCl4। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप इसको ये लिख सकते हो PTNH3 का होल 4 पॉजिटिव प्लस PTCl4 नेगेटिव। इस तरह से आप इन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। बात समझ में आ गई होगी सभी को। दैट इज 2 पॉजिटिव और दैट इज, चलो पॉजिटिव नेगेटिव हम बाद का मैटर है, लेकिन ये कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव तो बाद के मैटर हो जाएगा बेटा। लेकिन आपको ये चीज समझ में आ गई, ये क्या हो गया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ये क्या हो गया एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एक तीसरे टाइप का ये एग्जांपल हो सकता है। और फोर्थ टाइप हमारा ये हो सकता है न्यूट्रल कैटायन। क्या हो सकता है आपका, न्यूट्रल कंपाउंड। फोर्थ हो सकता है न्यूट्रल कंपाउंड। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, कोऑर्डिनेशन तो कंपाउंड होगा लेकिन उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, ना ही पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा। NiCO का होल 4, दैट इज CO का मतलब कार्बोनिल का होल 4। ये क्या हो गया हमारा, एक न्यूट्रल कंपाउंड हो गया। ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो है, लेकिन यहाँ ये यानी पॉजिटिव चार्ज है ना इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, दैट इज न्यूट्रल कंपाउंड। इस तरह से हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन से टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे रिलेटेड टर्म्स की स्टडी करेंगे।
अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टर्म्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इम्पोर्टेंट टर्म्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल लिख लेते हैं बेटा हम, K4FeCN का होल 6। इस तरह से एक ब्रैकेट में क्लोज होता है बेटा। इस तरह से क्या होता है, एक ब्रैकेट में पूरी तरह से क्लोज होता है। अब देखो, अब आपको यहाँ पर देखो दो पार्ट दिख रहे होंगे, एक वो पार्ट जो पूरी तरह से ब्रैकेट में बंद है और एक वो पार्ट जो पूरी तरह से बाहर है, आउटसाइड है। बात समझ में आ रही है? अब एक चीज याद रखो बेटा, ये जो पार्ट आपका ब्रैकेट में क्लोज होता है, इस पार्ट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेट स्फीयर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? बात देखिए बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेट स्फीयर यानी कि वो पार्ट जो ब्रैकेट में क्लोज होता है, इस तरह से जो पार्ट ब्रैकेट में क्लोज होगा उस पार्ट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। और जो पार्ट इस ब्रैकेट के आउटसाइड होता है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर कह लो आप, या फिर आप इसको काउंटर आयन कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा? काउंटर आयन कह सकते हो। बात समझ में आ गई होगी। यानी कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक इसमें कर दिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर और दूसरा क्या हो गया? काउंटर आयन। यानी कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आउटसाइड वाला जो एरिया होगा दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन। ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होता है वो हम समझते हैं। अब आपको दिख रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर में हम जहाँ स्टार्ट में आ रहे हैं तो क्या दिख रहा है? Fe दिख रहा है। तो एक चीज याद रखो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपको सबसे पहले क्या दिखाई देगा बेटा? मेटल दिखाई देगा। और वो उस मेटल को हम क्या कहते हैं बेटा? सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा बेटा? एक मेटल दिखाई देगा। दिस मेटल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन यानी कि सॉरी सेंट्रल मेटल एटम कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंट्रल मेटल एटम। और ये जो मेटल होगा वो डी ब्लॉक एलिमेंट का होगा। ये जो आपको सेंट्रल मेटल एटम दिखेगा वो डी ब्लॉक एलिमेंट का दिखेगा। उसकी हम बात करेंगे क्यों होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का, उसकी भी हम बात करने वाले हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहला जो आपको एटम दिखेगा वो मेटल होगा, वो भी किसका होगा? डी ब्लॉक का होगा। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है बेटा? CN का होल 6 दिख रहा है। यानी कि उस मेटल सेंट्रल मेटल एटम के बाद क्या होंगे? कुछ एटम्स या कुछ ग्रुप्स होंगे और दीज एटम और ग्रुप इज कॉल्ड लिगैंड्स। इन्हें क्या कहते हैं बेटा? हम लिगैंड्स कहते हैं। मेटल से अटैच यानी कि मेटल के बाद क्या आते हैं? कुछ एटम्स या ग्रुप्स आते हैं। उन एटम्स या ग्रुप को हम क्या कहते हैं बेटा? लिगैंड्स कहते हैं। और ये लिगैंड्स क्या करते हैं? लिगैंड्स का क्या काम होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो लिगैंड्स होते हैं इनके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ये लिगैंड्स Fe को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। एक बार दोबारा समझ लो, लिगैंड का क्या काम होता है भाई? लिगैंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं और सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो लिगेंड्स क्या होते हैं? आपके लुईस बेस होंगे। ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है दीज आर कॉल्ड लुईस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगी दैट इज लुईस एसिड। ये चीज आपको पता ही होगा भाई। तो लिगेंड का क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना। और कोऑर्डिनेट सेंट्रल मेटल एटम का क्या काम होता है? उन यानी कि ये जो आपके डोनेट पेयर एटम्स हैं उनको एक्सेप्ट करना, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना। इसलिए यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम हम किसका लेते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ अच्छा खासा स्पेस एम्प्टी अवेलेबल होता है जिससे वो उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आसानी से बना सकता है। अब इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, अब हम इसके डायग्राम से इसको समझेंगे। मैं इसको ये लिख सकता हूँ 4K पॉजिटिव FeCN का होल 6 4 नेगेटिव। अब देखो आप पहले क्या करोगे? बड़ा सा स्फीयर ब्रैकेट बना लो भी, दैट इज चार्ज क्या है? 4 नेगेटिव, दैट इज 4K पॉजिटिव।
यहाँ पर देखो जो Fe है आपका वो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, इसलिए सेंट्रल मेटल एटम तो सेंटर एटम के मिड में आएगा। अब यहाँ पर आपके Cn क्या है बेटा, 6 Cn है, तो Cn के इसमें क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, देखते हैं 6 Cn नेगेटिव। इनके पास क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेंगे और बॉन्ड कौन सा बनाएंगे बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। जब आपको पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जो डोनेट करता है उसकी तरफ तो एरो आता है, सॉरी सिंपल आता है, और एरो किसकी तरफ आएगा बेटा, इस तरह से जो एरो का साइन आता है वो किसकी तरफ आता है, जो उन्हें एक्सेप्ट करता है। बात समझ में आ गई होगी। इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाई स्ट्रक्चर। यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है भाई, एक्सेप्ट करता है, और यहाँ पर लिगेंड का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना, और सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना। आओ वन बाय वन इन सभी टर्म्स की स्टडी करते हैं, वन बाय वन इन टर्म की स्टडी करते हैं भाई। फर्स्ट टर्म इज सेंट्रल मेटल एटम। फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम किसे कहेंगे भाई, इट इज द मेटल which accept electron pairs to form coordinate bond with molecules। बात समझ में आ रही है, यानी कि एक ऐसा एटम जो क्या करे भाई, सेंट्रल मेटल एटम्स को एक्सेप्ट करे और उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, दीज आर कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम। तो हम कह सकते हैं एटम्स which accept, that atom which accept electron pairs, atoms which accept electron pair from ligands to form coordinate bond। और किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह के एटम्स को क्या कहते हैं हम, सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं बेटा। सेंट्रल मेटल एटम की एक खासियत होती है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं वो क्या होते हैं, आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। डी ब्लॉक के क्या होते हैं, हमारे एलिमेंट होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम्स किसके होते हैं बेटा, सेंट्रल मेटल एटम मोस्टली सेंट्रल मेटल एटम इज डी ब्लॉक एलिमेंट। अब ऐसा इसका रीजन क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। सेंट्रल मेटल एटम हम डी ब्लॉक के एलिमेंट ही क्यों लेते हैं, उसका रीजन क्या है वो समझते हैं। फर्स्ट रीजन होता है यहाँ पर जी देखो, जो हमारा डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। क्या शो करते हैं बेटा, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर का शो करने का मतलब अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। जैसे आयरन है हमारा +2 शो करता है, +3 शो करता है। मैग्नीज है +2 +3 +4 +5 +6 तक कुछ भी शो कर सकता है। इस तरह से हम बात करते हैं डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, इसलिए इनको हम सेंट्रल मेटल एटम की तरफ फॉर्म कराते हैं, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है। सेकंड रीज़न होता है यहाँ पर डी ब्लॉक में कुछ एम्प्टी स्पेस अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उन्हें वो फिलअप कर सकता है। बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पर स्पेस होगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, उन्हें वहाँ प्लेस कहाँ करेगा, उनके लिए स्पेस कहाँ होगा। तो आपको याद रखना है डी ब्लॉक के पास क्या होता है, अच्छा खासा स्पेस होता है, जिनसे एक्सेप्ट किए हुए इलेक्ट्रॉन को वो अपने ऑर्बिट में प्लेस दे सकता है। तो हम कह सकते हैं अवेलेबल एम्प्टी स्पेस, अवेलेबल एम्प्टी स्पेस कह लो, या अवेलेबल ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, अवेलेबल आप अवेलेबल वेकेंट डी ऑर्बिटल। जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो अच्छे खासे क्या होते हैं बेटा, डी ऑर्बिटल वेकेंट होते हैं, जिन्हें वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। ये बात समझ में आ गई होंगी। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, दैट इज लिगैंड। अब हम सेकंड जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे, दैट इज लिगैंड। अब हम देखते हैं लिगैंड्स क्या हैं, उनकी बात करेंगे। सेकंड क्या है आपका, लिगैंड। लिगैंड्स को समझने की कोशिश करते हैं, एक्चुअल में लिगैंड्स होते क्या हैं वो हम समझेंगे बेटा। देखो लिगैंड्स क्या होता है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम, ये एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, विच
donate electron pair which donate electron pair to form किसको दे रहा है बेटा, ये सेंट्रल मेटल एटम को, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि लिख सकते हैं फॉर्म टू सेंट्रल मेटल एटम, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। दीज एटम्स और एटम ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड लिगैंड। बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं लिगैंड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होगी भाई। अब हम बात करते हैं, देखो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक टाइप का लिगैंड हो सकता है, 2 टाइप के लिगैंड हो सकते हैं, 3 टाइप के लिगैंड हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ लिगैंड, फिर इसकी बात करने वाले बेटा टाइप ऑफ लिगैंड। टाइप ऑफ लिगैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अगर हम लिगैंड्स के टाइप की करें चार्ज के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगैंड्स डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज अनायनिक लिगैंड्स, सेकंड इज कैटायोनिक लिगैंड्स, थर्ड इज न्यूट्रल लिगैंड्स। इसके चार्ज के बेस पर हमने लिगैंड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एनायनिक लिगैंड्स का मतलब ऐसे लिगैंड जो कौन सा चार्ज कैरी करते हो बेटा, नेगेटिव चार्ज हो, which carries नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं दैट इज एनायनिक लिगैंड्स, which carry पॉजिटिव चार्ज दैट इज कॉल्ड कैटायनिक लिगैंड्स, which carry पॉजिटिव चार्ज, और which carry न्यूट्रल यानी कि नो चार्ज, यानी कि वो कोई भी चार्ज इस पर ना हो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल लिगैंड्स, which carry नो चार्ज, इस पर कोई भी चार्ज ना हो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल लिगैंड्स। आओ वन बाय वन कुछ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। कैटायनिक लिगैंड्स कौन से हैं, एनायनिक लिगैंड्स कौन से हैं और न्यूट्रल लिगैंड्स कौन से हैं। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं बेटा एनायनिक लिगैंड्स। देखो जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो एनायनिक लिगैंड्स होंगे, जैसे हम बात करें Cl नेगेटिव, I नेगेटिव, O2 नेगेटिव, Cn नेगेटिव, OH नेगेटिव। इस तरह से कई सारे एनायनिक लिगैंड हो सकते हैं भाई, कई सारे एनायनिक लिगैंड हो सकते हैं। अगर हम वन बाय वन बात करें बेटा H2 नेगेटिव, तो ये इस तरह से एनायनिक लिगैंड हो सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें, इसका नाम क्या होगा, सिंपल नेम क्या होता है बेटा, इसे क्या कहते हैं, हम क्लोराइड कहते हैं। I नेगेटिव को हम आयोडाइड कहते हैं भाई, ये तो होता है। इसको क्या कहते हैं बेटा, हम ऑक्साइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम साइनाइड कहते हैं। OH नेगेटिव को कहते हैं हम हाइड्रोक्साइड। H2 नेगेटिव को क्या कहते हैं हम सल्फाइड। अब आपको इन सब में एक चीज क्या देखने को मिल रही है, इन सभी एनायनिक लिगैंड्स में पीछे क्या लगा हुआ है, आयोड लगा हुआ है। अगर हम इसका लिगैंड नेम देखें तो क्या होगा, अगर देखो ये तो हमारे लिगैंड हैं, लेकिन इनका जो लिगैंड नेम होता है वो सिंपल नेम से थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं आपने Cl नेगेटिव देखा तो इसका लिगैंड नेम क्लोराइड होगा, हल्का सा जो इनका कॉमन नेम होगा उससे हल्का सा डिफरेंट होता है। क्लोराइड देखो एनायन में खासियत होती है, इनमें पीछे आयड आता है। आपको क्या करना है, पीछे आयड यानी कि आयड में जो ई होगा उसको किससे रिप्लेस कर दोगे आप, ओ से रिप्लेस कर दोगे। किससे रिप्लेस कर दोगे आप, ओ से। अगर इस ई को रिप्लेस कर दोगे, आईडी में जो पीछे ई है उसको रिप्लेस ओ से कर दोगे तो इनका क्या नाम हो जाएगा बेटा, लिगेंड नेम हो जाएगा। अगर हम बात करें Cl नेगेटिव का लिगेंड नेम क्या होगा भाई, क्लोराइडो। दिस इज रिप्लेस्ड बाय ओ, दिस इज रिप्लेस्ड बाय ओ, दैट इज आयोडाइडो, दैट इज ऑक्साइडो, दैट इज साइनाइडो, दैट इज हाइड्रोक्साइडो, that is sulfido,
यानी कि एनायनिक लिगेंड्स में क्या आता है बेटा, पीछे ये जो आइड का ई होगा, दिस ई इज रिप्लेस्ड बाई ओ, ये आपको याद रखना है। तो ये क्या होते हैं, हमारे एनायनिक लिगेंड होते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। सेकंड हम बात करें कैटायनिक लिगेंड, किसकी बात करें बेटा, कैटायनिक लिगेंड। कैटायनिक लिगेंड कौन से होते हैं उनकी बात करें तो क्या है, सेकंड हम बात कर लें कैटायनिक लिगेंड। कैटायनिक लिगेंड ऐसे लिगेंड होंगे जिन पर कौन सा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसे कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। एनो पॉजिटिव, एक्चुअल में एनो का नाम तो नाइट्रोसिल होता है। अगर आपको कैटायनिक लिगेंड दिखते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, उन पर आपको अगर आप उनका लिगेंड नेम लिख रहे हो तो उनमें सफिक्स क्या लगाया जाता है, IUM। कैटायनिक लिगेंड्स में उनके लिगेंड्स नेम में सफिक्स क्या लगा होता है, IUM लगा होता है। तो एनो का अगर हम लिगेंड नेम लिखें, क्या लिखें बेटा, लिगेंड नेम क्या होगा वो हम समझें। तो आपको याद रखना है कैटायनिक लिगेंड में पीछे क्या आता है, IUM आता है। एक्चुअल में सिंपल एनो को क्या कहते हैं बेटा, नाइट्रोसिल कहते हैं। क्या कहते हैं हम, नाइट्रोसिल। पीछे क्या आ जाएगा, IUM, नाइट्रोसिलियम। जैसे हम बात करें NH2NH3 पॉजिटिव, इससे सिंपल हम हाइड्रोजन कहते हैं, लेकिन इसका लिगेंड नेम क्या होगा, वैसे क्या कहते हैं हम, हाइड्रोजीन। फिर क्या लगा देंगे, IUM, हाइड्रोजीनियम। तो आपको मोस्टली ज़्यादा कैटायनिक लिगेंड्स का यूज नहीं होता बेटा, एक दो कैटायनिक लिगेंड्स का यूज होता है, मोस्टली इन दोनों का यूज होता है। और अगर आपको कैटायनिक लिगेंड देखने को मिलेंगे तो हम बाद में स्टडी कर लेंगे, ठीक है। मोस्टली इन दोनों का ही कैटायनिक लिगेंड्स में यूज होता है। मोस्टली जो लिगेंड्स यूज होते हैं बेटा वो एनायनिक और न्यूट्रल लिगेंड्स यूज होते हैं। अब हम थर्ड टाइप के लिगेंड्स की बात करेंगे, दैट इज न्यूट्रल लिगेंड्स। थर्ड टाइप का लिगेंड कौन सा होगा बेटा आपका, न्यूट्रल लिगेंड। अब ये न्यूट्रल लिगेंड कौन से होते हैं वो हम समझते हैं बेटा, ऐसे लिगेंड जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल लिगेंड। हम समझने की कोशिश करें, जैसे हमारा वाटर है NH3 है, CO दैट इज कार्बोनिल। कुछ समझने की और देख लेते हैं बेटा, कुछ एग्जांपल न्यूट्रल लिगेंड्स का एक दो और देख लेते हैं बेटा। सिंपल NO है, इस तरह के क्या होते हैं आपके न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। अगर हम सिंपल नेम की बात करें, सिंपल नेम क्या होता है अभी, H2O का वाटर कहते हैं बेटा इसे हम, लेकिन इनका हम लिगेंड नेम आपको हल्का सा याद करना पड़ेगा बेटा। लिगेंड नेम ऑफ CO2 इज एक्वा, लिगेंड नेम ऑफ H2O इज एक्वा। सिंपल इसको क्या कहते हैं बेटा, अमोनिया कहते हैं। सिंपल नेम क्या है, अमोनिया। इसका लिगेंड नेम होता है अमाइन, AMM याद रखना है, AMINE नहीं लेना है बेटा, ये याद रखना है। इसका नेम AMINE कर दिया तो गलत होगा, AMMINE होना चाहिए, ठीक है। CO को हम क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं सिंपल कार्बन मोनोऑक्साइड। सिंपल नेम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन इसका लिगेंड नेम होता है कार्बोनिल। इसका लिगेंड नेम क्या होता है, कार्बोनिल, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और इसका लिगेंड नेम होता है नाइट्रोसिल। ये आपको समझना है, ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। लिगेंड हमारे 3 टाइप के होंगे बेटा, फर्स्ट इज कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल लिगेंड्स। जो लिगेंड्स आगे आगे चलेंगे उनकी हम स्टडी करते चलेंगे, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट कैटेगरीज, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अगर हम सेकंड कैटेगरीज देखें, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, तो हम देखते हैं लिगेंड डिवाइडेड इनटू कई सारी कैटेगरीज में लिगेंड डिवाइड होते हैं, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। हम बात करने वाले बेटा नेक्स्ट इज टाइप ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। अब
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा डेंसिटी का क्या मतलब है, वो हम समझते हैं, ठीक है। डेंसिटी का मतलब क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड्स। जितने नंबर ऑफ लोन पेयर लिगेंड्स डोनेट करता है उसको उसकी क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स। लिगेंड्स जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है उसी को क्या कहते हैं, उसकी डेंसिटी कहते हैं। अगर आपका कोई कंपाउंड, आपका कोई लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड मोनोडेंटेड। अगर आपका कोई भी लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड बाइडेंटेड। तो हम बात कर लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट कौन सा होता है, मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं भाई हमारे, ऐसा लिगेंड जो क्या करे, ओनली वन क्या करे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, विच डोनेट वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। अब हम बात करें बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड का क्या मतलब है भाई, ऐसा लिगेंड जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके। अब हम बात करें ट्राइडेंटेड लिगेंड, ऐसा लिगेंड जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके। अब हम बात करें नेक्स्ट इज टेट्राडेंटेड लिगेंड। व्हाट मीन्स ऑफ टेट्राडेंटेड लिगेंड्स, ऐसा लिगेंड्स जो हमारे क्या कर सके भाई, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके। अगर हम बात करें टेट्राडेंटेड लिगेंड्स, टेट्राडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या है, जो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके। नेक्स्ट हम बात करें हेक्साडेंटेड लिगेंड। ऐसा लिगेंड जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, दैट इज कॉल्ड हेक्साडेंटेड लिगेंड। अब देखो एक चीज समझो, ऐसे लिगेंड जो 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं हम पॉलीडेंटेड लिगेंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, पॉलीडेंटेड लिगेंड भी कह सकते हैं। ऐसा लिगेंड जो 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, दीज आर कॉल्ड पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। आओ वन बाय वन हम इन सभी लिगेंड्स की स्टडी करते हैं। एक बार वन बाय वन इन सभी लिगेंड्स की हम स्टडी करते हैं। बेटा एक मिनट रुकना बस आप। हम देखते हैं इन लिगेंड की किस तरह से हम स्टडी करेंगे, वो हम समझते हैं, ठीक है। को जो हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड और एक हेक्साडेंटेड। इन 3 टाइप के जो डेंटेड लिगेंड्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मोनोडेंटेड, दूसरा बाइडेंटेड और तीसरा हेक्साडेंटेड लिगेंड। ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू ट्राई, टेट्रा और पेंटाडेंटेड। सॉरी यहाँ पेंटा होगा, वो टेट्रा लिख दिया जल्दी जल्दी में, दैट इज पेंटाडेंटेड। आओ वन बाय वन इन सभी लिगेंड्स की स्टडी करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड्स। सॉरी मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं समझते हैं। देखो जिसकी डेंसिटी क्या हो 1, डेंसिटी का मतलब क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट कर सकता है। इसका मतलब ऐसे लिगेंड जो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, विच डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। Those type of ligands which donate 1 electron pair, these are called monodentate ligands. कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर लेते हैं। सपोज दैट Cl नेगेटिव, जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, देखो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, एक्चुअल में होंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर 3, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बेटा 3। देखो एक चीज इसमें याद रखनी है आपको, एक एटम ओनली एक ही लिगेंड्स डोनेट कर, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ऐसा नहीं उसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, ऐसा नहीं होता है भाई। आपको चीज याद रखनी है, एक एटम ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ही डोनेट कर सकता है। जिस पर इलेक्ट्रॉन पेयर हो वो डोनेट करेगा, और या फिर जिस पर नेगेटिव चार्ज हो वही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब उसने अपना इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचा हुआ है,
जो जिसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर खींचा हुआ है वो तो इजीली डोनेट करेगा ही करेगा। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, कौन से एटम्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, जिसके पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो। और सेकंड कंडीशन, एक एटम ओनली एक लोन पेयर ही डोनेट कर सकता है। अब कहने लगो आप इसके बाद 3 लोन पेयर है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या ये तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा? अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा दैट इज टेट्रा एंडेड। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, एक एटम ओनली एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो ओनली कितना करेगा? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। बात समझ में आ गई? अगर हम बात करें Br नेगेटिव, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं लेकिन एक ही डोनेट करेगा भाई। बात समझ में आ रही है? जैसे O2 नेगेटिव, होते तो 3 है लेकिन डोनेट कितने करेगा बेटा? ओनली 1 करेगा। तो आपको समझना है मोनोडेंटेड लिगेंड्स का मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर तो कितने हो? कई सारे हों, लेकिन एक टाइम में ओनली एक ही डोनेट करे भाई। ठीक है, जैसे OH नेगेटिव, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है ना? देखो हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर होता नहीं है, तो जो ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज होगा वही डोनेट होगा। Cn नेगेटिव, ये भी एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वही तो डोनेट करेगा। बात समझ में आ गई? तो आपको याद रखना है मोनोडेंटेड लिगेंड्स यानी कि विच डोनेट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब हम बात करें सेकंड टाइप ऑफ लिगेंड, दैट इज बाइडेंटेड लिगेंड्स। यहाँ पर हल्का सा आपको थोड़ा समझने वाला पॉइंट होता है, वो हम समझते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड्स, ये हमारे इंपॉर्टेंट लिगेंड्स होते हैं, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हम बात करें, फर्स्ट लिगेंड को हम देखो सॉल्ट में ईन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईन। दिस मोस्टली नेम इज इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन डाइअमीन। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट बाइडेंटेड लिगेंड होता है दैट इज ईन। ईन को हम सॉल्ट में इथाइलिन डाइअमीन को हम सॉल्ट में ईन कहते हैं। इसका मतलब सिंपल है, देखो इथाइलिन क्या होता है आपको पता होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को इथाइलिन कहते हैं बेटा। डाइअमीन, एक बॉन्ड हटाओ, दोनों तरफ एक एक अमाइन लगा दो तो वो क्या हो जाएगा? इथाइलिन डाइअमीन हो जाएगा। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज इथाइलिन। यहाँ पर डाइअमाइन लगाना है, देखो एक NH2 आपने ये लगा दिया, दूसरा NH2 आपने ये लगा दिया, तो 2 NH2 आ गए भाई। अब आपने जैसे ही यहाँ पर एक एक बॉन्ड लगाया तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में यानी कि इसकी वैलेंसी 5 हो गई, तो आपको एक बॉन्ड हटाना पड़ेगा। तो ये किसका आपको स्ट्रक्चर याद रखना बेटा? ईन का स्ट्रक्चर होता है इथाइलिन डाइअमीन। इसको क्या कहते हैं बेटा? ईन कहते हैं। इस पर एक्चुअल में चार्ज क्या होगा बताओ भाई? ईन पर कोई भी चार्ज है? आपको इन लिगेंड्स के चार्ज भी याद रखने, किस पर क्या चार्ज होता है। EN पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, ना ही यहाँ पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। लिगेंड्स पर चार्ज क्या क्या है, जैसे मैं बात करूँ क्लोराइड पर चार्ज क्या है? -1। ऑक्साइड पर चार्ज क्या है? -2। इस तरह से आपको चार्ज जरूर याद रखने। साइनाइड पर चार्ज क्या है? -1। जब मैंने लिगेंड लिखा है उससे ऊपर आपको चार्ज भी लिखा है, और जिसके ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब इट इज अ न्यूट्रल चार्ज हैविंग लिगेंड। तो अगर हम बात करें EN पर चार्ज क्या होता है? कुछ भी चार्ज नहीं होता है, 0 चार्ज होता है। और इट इज अ बाइडेंटेड लिगेंड, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 लोन पेयर दिख रहे होंगे, एक तो इस वाले हाइड्रोजन के पास और एक इस वाले एक इस वाले नाइट्रोजन के पास और एक इस वाले नाइट्रोजन के पास। क्योंकि लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्ज, वह किसके रोल प्ले कर देते हैं बेटा? वो इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से लॉस करते हैं। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर का लॉस हो सकता है? ओनली 2, इसलिए दैट इज बाइडेंटेड लिगेंड। या फिर हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कितनी डोनर साइड है? साइड का मतलब, डोनर साइड का मतलब क्या होता है? वो डोनर एटम। बात समझ में आ रही है? डोनर साइड कह लो, डोनर एटम कह लो, तो डोनर साइड कितने हमारी 2, दैट इज कॉल्ड बाइडेंटेड लिगेंड। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सालेटो। लिगेंड नेम क्या होता है बेटा? ऑक्सालेटो। ऑक्सालेटो को हम सॉल्ट में क्या कहते हैं बेटा? ऑक्स कहते हैं। सॉल्ट में क्या कहते हैं? OX, जिसका फॉर्मूला होता है C2O4 2 नेगेटिव। क्या होता है? C2O4 2 नेगेटिव। आओ इसको एक बार लिख लेते हैं बेटा। देखो इस तरह से आप इसको बना सकते हो, इस तरह से आप बना सकते हो बेटा। देखो 2 कार्बन है, 4 ऑक्सीजन है, तो एक के पास कितने ऑक्सीजन आएंगे बेटा? 4 ऑक्सीजन आएंगे, 2 ऑक्सीजन आएंगे। इस कार्बन का डबल बॉन्ड O, इस कार्बन से डबल बॉन्ड O, और दोनों ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब एक चीज बताओ,
डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट तो करता नहीं। एक चीज याद रखो, सिंगल बॉन्डेड एटम ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, डबल बॉन्डेड एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करता है। अब आपके पास ओनली 2 चांसेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के, ओ नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज वाला डोनेट करेगा और ये नेगेटिव चार्ज वाला डोनेट करेगा। तो ये भी क्या होता है, हमारा बाइडेंटेड लिगेंड होता है। इसको शॉर्ट में हम ऑक्सालेटो, सॉरी सिंपल क्या कहते हैं, ऑक्सालेटो, दैट इज ऑक्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C2O4 2 नेगेटिव। और इनका भी आपको याद रखना है, इथाइलिन डाइअमीन CH2 NH2 और NH2। और थर्ड टाइप के लिगेंड्स की हम बात करें, दैट इज ग्लाइसाइनेट आयन। थर्ड टाइप का लिगेंड्स क्या होता है बेटा, ग्लाइसाइनेट आयन। अगर मैं आपसे देखो हल्का सा एक बात कर लेता हूँ, ऑक्सालेट, ऑक्सालेटों में चार्ज क्या होता है, -2। ये आपको चार्ज जरूर याद रखने में भाई। जब हम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम कर लिखेंगे, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम लिखेंगे तो हमको इनकी जरूरत पड़ने वाली, इन पर चार्ज क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सालेटों पर -2 चार्ज है, लेकिन इन पर कोई भी चार्ज नहीं है। अब हम बात करते हैं बेटा ग्लाइसाइनेट आयन। इट इज अ सॉल्ट में, इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ग्लाई से रिप्रेजेंट है, GLY। सॉल्ट में ग्लाइसाइनेट आयन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्लाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्लाइसाइनेट आयन है क्या, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो आप CH2 COO नेगेटिव NH2, दैट इज कॉल्ड ग्लाइसाइनेट आयन। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, ये डोनेट करेगा। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो या ग्लाइसाइनेट कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, इसलिए दैट इज बाइडेंटेड लिगेंड्स। अब आपको इन तीनों बाइडेंटेड लिगेंड्स को याद रखना है भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा थर्ड टाइप ऑफ डेंटेड, दैट इज ट्राइडेंटेड लिगेंड्स। देखो आपके सिलेबस में ट्राई, टेट्रा और आपका पेंटाडेंटेड लिगेंड्स है नहीं, तो उनकी हम बात करते नहीं है। आप 1-2 एग्जांपल बुक में देख सकते हो, इतना टाइम होता नहीं है बेटा, बाकी सबको समझाया जाए। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं बेटा फोर्थ टाइप ऑफ लिगेंड्स, दैट इज हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। फोर्थ टाइप ऑफ नेक्स्ट जो हमारा लिगेंड्स होगा, दैट इज हेक्साडेंटेड लिगेंड, जो इम्पोर्टेंट भी है। आपका ट्राई, टेट्रा और पेंटाडेंटेड लिगेंड्स इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, ना ही उनका यूज होता है, तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो हम नेक्स्ट टाइप का बात कर लेते हैं बेटा, हेक्साडेंटेड लिगेंड्स की बात कर लेते हैं। हेक्साडेंटेड लिगेंड्स का मतलब होता है हमारा विच हैव 6 डोनर एटम्स। कितने डोनर एटम रखता है बेटा, 6 डोनर साइड रखता है, यानी कि वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, विच हैव 6 डोनर साइड, ये कह सकते हो। इसका जो मेन एग्जांपल होता है यही इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज EDTA4 नेगेटिव। तो इसका मेन एग्जांपल है दैट इज EDTA4 नेगेटिव, दैट नेम इज इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन डाइअमीन, टी का मतलब टेट्रा एसीटेट आयन। समझ में आ गई, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन, दैट इज EDTA4 नेगेटिव। यहाँ पर डोनर साइड तो 6 होती हैं, लेकिन चार्ज 4 नेगेटिव होता है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना भाई, EDTA पर आप 6 नेगेटिव लिख दो, हेक्साडेंटेड तो आप 6 डेंटेड लिख दो। इसमें मोस्टली स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है। आपको याद रखना है हेक्साडेंटेड लिगेंड्स का एग्जांपल EDTA4 नेगेटिव, EDTA पर 4 नेगेटिव चार्ज होता है, ना कि यहाँ पर 6 नेगेटिव आता है, ये आपको याद रखना है। और मैं इसको अगर लिखने की कोशिश करूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ बेटा, इथाइलिन का मतलब CH2, कितने अमाइन जोड़ने बेटा मुझको, 2, NH2। लेकिन यहाँ पर टेट्रा एसीटेट है, यानी कि 4 एसीटेट और लगाने हैं, तो यहाँ से H2 गायब करूंगा और हाइड्रोजन की जगह क्या लगाऊंगा बेटा, मैं एसीटेट लगाऊंगा। देखो नाइट्रोजन बार लोन पेयर होता ही है, आपको पता ही है। एसीटेट का मतलब CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, 2 एसीटेट आयन आएंगे, 2 एसीटेट आयन और आ जाएंगे, CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव। ये क्या हो गया, EDTA की स्ट्रक्चर हो गई। देखो दैट इज इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, यानी कि 4 आपके एसीटेट ये आ गए। एसीटेट आयन का मतलब CH3COO नेगेटिव। अब बताओ आपके पास कितने डोनर साइड हो गई, देखो 2 तो ये डोनर साइड, एक तो ये वाला नाइट्रोजन डोनेट करेगा, एक ये वाला नाइट्रोजन डोनेट करेगा, और आपके पास 4 O नेगेटिव। देखो एक तो ये नेगेटिव डोनेट करेगा, एक ये वाला, एक ये डोनेट करेगा, ये वाला करेगा, एक ये वाला नाइट्रोजन, एक ये वाला नाइट्रोजन। तो टोटल डोनर साइड कितनी होगी आपके पास, 6 डोनर साइड।